8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। भारत में यदि कोई आपसे ये कहे कि इतिहास खुद को दोहराता है तो उसकी इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि चाहे पुस्तकों के लिहाज से, किताबों के लिहाज से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर या मिटा दिया जाए, लेकिन वास्तविकता में भारत के परिदृश्य में धरातल पर इतिहास के संदर्भ में कही गई यह पंक्ति खुद को गाहे बगाहे और हर एक गुजरते समय के साथ कभी ना कभी सही साबित कर ही देती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। क्योंकि अमृत काल में प्री अमृत काल के दौर का एक निर्णय एक नए रंग रोगन के साथ एक नए रूप में लिया गया है, जहां अमृत काल में हर चीज को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में और एक किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसी तरह अब एक नया निर्णय अमृत काल में फिर से आपके लिए लिया गया है, आपसे यानी जनता के लिए। अब इसमें जनता और नागरिक का फर्क हम बीच में अभी नहीं ला रहे हैं, ये सब पूरे देश के लिए ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि 19 मई 2023 को अचानक शाम को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन की हेडलाइन यानी उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार होता है, ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यानी कि आरबीआई अपने इस नोटिफिकेशन के जरिए इस बात का ऐलान करता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में प्रयोग किए जा रहे 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जाते हैं। यह नोट 2016 में की गई नोटबंदी के परिणाम स्वरूप 1000 और 500 के नोट बंद करने के पश्चात जारी किए गए थे और इस नोट को जारी करते हुए यह दावा किया गया था और इस बात का खुले तौर पर प्रधानमंत्री के स्तर पर से ऐलान किया गया था और सरकार के सभी मंत्रियों की छाती फूली नहीं समाती थी इस बात का ऐलान करते हुए कि अब 2000 रुपए के नोट से हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज जब 2000 रुपए के नोट को इस नोटिफिकेशन के जरिए आरबीआई के जरिए वापस लिया गया तो फिर से छातियां फूल रही हैं और फिर से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन यानी चलन से बाहर कर देने से हम काले धन से फिर मुकाबला करेंगे। यानी नोट लाकर भी काले धन से मुकाबला हो रहा था, नोट को ले जाकर भी काले धन से मुकाबला हो रहा है। आप इस बात पे मत जाइए कि हम आपसे ये कौन सी आपको ये एक ट्रेन दिखा रहे हैं, एक चेन दिखा रहे हैं, क्या कड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप सुनते जाइए, क्योंकि अमृत काल में आपको सिर्फ सुनना होता है, बात एक तरफ से होनी चाहिए। तो हम भी आपको बता रहे हैं कि आरबीआई के जरिए जो निर्णय लिया गया उस नोटिफिकेशन में आरबीआई अपने जो पॉइंट्स होते हैं, जो उनके बिंदु होते हैं, उनमें एक बिंदु में बिंदु नंबर 4 में इस बात का उल्लेख होता है, द बैंक नोट्स इन ₹2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। और उसी के अगले में यह लिखा होता है, इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन इन 2013 टू 2014। यानी आज के दौर में जिस तरह ये कहा जाता है कि ये पहले भी तो होता था, तो आज इतना शोर शराबा किस बात का। तो आरबीआई ने भी बहुत समझदारी के साथ इस बात का ऐलान किया कि हमारे 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के निर्णय को हाय तौबा इस पे नहीं मचाई जानी चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो हमने 2013 से 14 के बीच भी किया था और तब इस देश के प्रधानमंत्री जो मौजूदा वक्त में है वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। तब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो अपने आप में एक अर्थशास्त्री थे। तो आप कृपया आज के फैसले पर हाय तौबा ना करें,
लेकिन आरबीआई ने तो अपनी ओर से ऐलान कर दिया, किंतु इसको लेकर के आज बात बहुत सलीके से और बिल्कुल स्पष्ट की जानी चाहिए। आज लाग लपेट या चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का समय नहीं है। अमृतकाल चल रहा है, हम आपको पहले बता चुके हैं, और अमृतकाल में हर चीज एक मास्टर स्ट्रोक होती है। 2000 रुपए का नोट आया, वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था। अब 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया, यह भी एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत की वर्तमान परिदृश्य में मास्टर स्ट्रोक ही भारत का पर्याय हो चुका है। भारत इज इक्वल टू मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक इज इक्वल टू भारत। इन परिस्थितियों के बीच 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे क्या वाकई काले धन से लड़ाई का जो दावा किया जा रहा है और इसको लेकर के जो छातियां फुलाई जा रही हैं कि अब काले धन पर आखिरी प्रहार होगा, तो ये तो पूछा जाना चाहिए कि क्या पिछले 6 वर्षों में या 5 वर्षों में प्रहार नहीं हो रहा था? पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि जब 2000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो आप अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। मतलब एक नोट भारत के परिदृश्य में, भारत की सरजमी पर काले धन के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और सरकार उसी नोट को जारी रखे हुए है। कमाल की परिस्थिति है। आज के दौर में यह बात बहुत एक लिहाज से कही जानी चाहिए और इसको लेकर अब हैरानी नहीं होती है कि यहां मास्टर स्ट्रोक की आड़ में और मास्टर स्ट्रोक चले जाने की सर्जिकल स्ट्राइक, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक एक फौजी टर्म है, यानी कि उसे फौज के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल जमाना यह आ गया है, अमृतकाल जो चल रहा है उसमें हर चीज में सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भ्रष्टाचार के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, विपक्ष के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, किसी भी चीज के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक ही होती है। तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नोट तो वापस ले लिया गया, अच्छी बात है, आपका निर्णय है। लेकिन आपने एक चीज पे गौर किया, इस बार जो 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय किया गया, उसे आरबीआई के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दे दिया गया। लेकिन 2016 में जब इसी प्रकार एक नोटबंदी इससे भी बड़े स्तर पे की गई थी, तो उसका ऐलान आरबीआई ने नहीं किया था, वित्त मंत्री ने भी नहीं किया था, वित्त मंत्रालय के किसी प्रमुख अधिकारी ने भी नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री ने किया था। इस वीडियो की शुरुआत में जो आपने प्रधानमंत्री के उद्बोधन के कुछ अंश सुने, वो उस दिन के हैं 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे के वह अंश है जब प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करते हुए पूरे देश को अचंभे में डाल देते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और पूरे देश में उसके बाद किस प्रकार का एक माहौल तैयार हुआ, किस प्रकार बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई और लोग अपने ही पैसे को लेने के लिए, यानी प्रधानमंत्री का निर्णय एक लिहाज से पूरे भारत को ही काले धन के निवासियों के रूप में पेंट कर देता था कि 500 और 1000 के नोट तो हर कोई उसमें काला धन ही रख रहा है, लेकिन जिनके बदले जाने थे वे पहले ही बदलने की परिस्थिति में आ चुके थे, वो बदल के देश भी छोड़ के चले गए और आज तक भी उन्हें वापस ला पाने की परिस्थिति में सरकार नहीं आ सकी। बीते दिनों इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के खिलाफ वापस ले लिया गया, लेकिन इसको लेकर के इस देश का मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन हम नोटबंदी पे फिर आते हैं। 2016 में लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए और बैंकों के सामने कतार में कई लोगों की मौत हो गई। उस मौत को लेकर भी जब आरटीआई के जरिए सरकार से जानना चाहा लोगों ने कि कितने लोगों की मृत्यु किस प्रकार बैंकों के सामने कतार में हुई, तो सरकार ने जवाब दिया कि इसका कोई हमारे पास वास्तविक कारण नहीं है, कोई डेटा नहीं है और हम इसे, पहली बात तो ये सूचना के अधिकार में ही नहीं आता, तो वो बात टाल दी गई। लेकिन आज फिर ये कहा जा रहा है और कितने आराम से इस बात को मीडिया में कह दिया जा रहा है, मीडिया के जरिए बताया जा रहा है, ये नोटबंदी नहीं है। सरकार के तमाम प्रवक्ता और सरकार चला रही पार्टी के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनलों की बहसों में आकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह नोटबंदी नहीं है, यह नोट बदली है, यानी एक्सचेंज नोट्स, जिसको आरबीआई की भाषा में क्लीन नोट पॉलिसी भी कहा जाता है।
यानी क्लीन नोट पॉलिसी के जरिए ये नोटबंदी ना होकर नोट बदली है। आप बैंक में जाइए और 2000 रुपए के नोट को बदल लाइए। बीते कई वर्षों से किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था या किसी के भी जहन में ये बात नहीं समझ आ रही थी कि 2000 रुपए का नोट जो 2016 की नोटबंदी के बाद अचानक से एकदम शबाब पे ऊपर आता है, वो कब अचानक लोगों की स्मृति से, लोगों के हाथ से धीरे धीरे गायब तो हो रहा था, इससे इनकार नहीं है। 2000 रुपए का नोट अब चाहे आप एटीएम में जाइए, बैंक में जाइए, तो वो भी परहेज हो रहा था। यानी बैंक अगर आप जा रहे हैं तो 2000 रुपए के नोट आपको ना देकर 500 के नोट आपको दिए जाते थे, और एटीएम में भी ज्यादातर 500 के नोट ही अब एटीएम से मिल रहे थे। यानी सरकार तैयारी तो बहुत पहले से कर रही थी, और कई सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा यह तक कहा गया कि हम तो 2018-19 से ही अब यह नोट नहीं छाप रहे। यानी आज लोग जो 2000 के नोट जितने भी प्रयोग कर रहे हैं वह आज के ना होकर 4-4.5 वर्ष पूर्व से प्रयोग में किए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि 2000 रुपए के नोट को लाने का औचित्य क्या था, ये तो पूछा जाना चाहिए। क्योंकि आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास से जब यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बहुत मजेदार उत्तर दिया। शक्तिकांत दास का यह कहना था कि 1000 और 500 रुपए के नोट पर नोटबंदी कर देने से जो कैश में गड्ढा बना, उस गड्ढे को भरने के लिए 2000 रुपए का नोट लाया गया। कमाल की परिस्थिति है, आप गड्ढा भरने के लिए 2000 रुपए का नोट ला रहे हैं और अब फिर से गड्ढा खोद के 2000 का ले जा रहे हैं। यानी गड्ढा भरेंगे, गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा भरेंगे, ये क्या नगर निगम की तरह आरबीआई को चलाया जा रहा है, ये पूछा जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम की सड़कों का हाल क्या है, हम अभी घर से आपके साथ संवाद कर रहे हैं, यदि सड़क से करते तो आपको हम दिखा देते। नगर निगम की सड़कों पे मत जाइए, लेकिन क्या आरबीआई नगर निगम की सड़कों की भांति काम करता है? यानी गड्ढा खोदा, फिर गड्ढा भरा, फिर वही गड्ढा खोदा, अब फिर कह रहे हम गड्ढा खोद के गड्ढा भरेंगे। कमाल की परिस्थिति है, ये अमृत काल है। हम बार बार इस शब्द पे जोर दे रहे हैं, ये अमृत काल है। यहाँ इस प्रकार के लॉजिक आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, और इन लॉजिक का भारत की जनता, नागरिक नहीं, भारत की जनता अब इसकी यूज टू हो चुकी है। यानी इससे वो बहुत परिचित हो गई है, और वो इसको लेकर अब उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं होती है जैसे एक समय हुआ करती थी। आज वो इस चीज को बहुत आराम से स्वीकार कर लेती है कि अच्छी बात है, सरकार ने किया है तो गलत तो नहीं किया होगा। लेकिन सरकार ने तो जो किया है वो किया है, लेकिन क्या किया है और क्यों किया है, इसको लेकर के बात अब तो करनी ही चाहिए। क्या इस निर्णय के पीछे सियासत है? क्या इस निर्णय के पीछे अपनी परिस्थितियों के बीच जो थोड़ी बहुत कंपन महसूस हो रही है, क्या वह भी एक कारण हो सकता है? क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत सरकार और प्रधानमंत्री का जो कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि ध्यान को भटकाने के लिए, चीजों को डाइवर्ट करने के लिए यह सरकार बहुत मशहूर है। बीते हफ्ते किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से एकाएक हटा दिया गया तो चर्चा होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार का जो टकराव है, और जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके संवैधानिक हक पुनः सौंप दिए, और महाराष्ट्र सरकार के विषय को लेकर जिस प्रकार पिछले साल उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ कटघरे में अपने खड़ा किया, बल्कि सिर्फ मौखिक आदेश के जरिए नहीं, बल्कि लिखित में उस चीज को रिकॉर्ड पे रखा गया, जजमेंट में, निर्णय में, फैसले में, कि राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र की सरकार गिराने में संदेहास्पद रही। तो किरण रिजिजू को हटाने के बाद ये चीजें पुनः एक तरह से लाइमलाइट में, मुख्य धारा में आई कि क्या किरण रिजिजू को इसलिए हटाया गया। लेकिन अचानक से एक निर्णय आता है और जो चीजों का डिस्कशन का डिस्कोर्स होता है वो फिर बदल दिया जाता है। पिछले हफ्ते ही कर्नाटक के चुनावी परिणामों में बीजेपी को चुनावी सफलता नहीं हासिल हुई, और वह 4 साल सरकार चलाने के पश्चात सत्ता से बहुत बुरी तरह बाहर हुई। 104 सीट से 66 सीट पर आ जाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत करारी बुरी हार हुई। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि क्या प्रधानमंत्री का जो एक ऑरा है, जो उनकी एक छवि है, उसको नुकसान हुआ? क्या कर्नाटक के नतीजे प्रधानमंत्री के अनुकूल
बजरंग बली का नारा लगा देने के बाद भी नहीं हो सके। लेकिन डिस्कोर्स अब फिर बदल गया, क्योंकि इस बात पे गौर किया जाना चाहिए 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के बीच के अंतर को 25-15 का नहीं कर पाई, क्योंकि अंतर 19-20 का ना होकर 20-20 का हो गया। यानी दोनों पार्टियां एक तरह से बिल्कुल बराबर आ गई, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह कहा जाता था कि कांग्रेस के पास 2014 के बाद संसाधनों की भारी कमी है, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उस लिहाज से पैसा नहीं है, उन्हें चुनावी डोनेशन, और जब से 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लाया गया तब से तो बिल्कुल भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो इतना नहीं है जो एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ा सके। लेकिन कर्नाटक के भीतर कांग्रेस के नेताओं ने न सिर्फ अपना चुनाव खुद लड़ा, बल्कि संसाधनों के लिहाज से भी कांग्रेस को संभाल लिया, और उसका परिणाम यह रहा कि हर एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नेताओं की पैनी दृष्टि चुनावी संसाधनों के लिहाज से बनी रही, जिसका परिणाम 135 सीटें जीतकर हमें दिखाई देता है। तो क्या यह निर्णय 2000 रुपए के नोट को बंद करने के पीछे फिर वही सोच है कि विपक्ष को इतना कंगाल फिर कर दिया जाए? क्योंकि कर्नाटक के लिहाज से एक संदेश तो यह गया कि विपक्ष के पास, अगर विपक्ष ठान ले तो संसाधन तो है, इससे इंकार नहीं है, उनके पास संसाधन है, उनके पास जरिया है, पैसा है, इतना पैसा तो है कि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत पैसे वाला राज्य होकर भी वह चुनाव बहुत महंगा है। और आज के दौर में जब चुनाव इतने महंगे बना दिए गए हैं, जहां कोई आम आदमी आपके मेरे तरह चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव के नामांकन रैली से लेकर अंतिम वोट गिरने तक की परिस्थिति में जो पैसा खर्च होता है वो अकूट है, अकूट संपत्ति खर्च की जाती है चुनाव में, और इसके जरिए फिर पार्टियां अपनी परिस्थितियों को उस राज्य के अनुसार तैयार करती हैं। क्योंकि याद करिए 2016 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया तो उसके 5 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी तक सारी पार्टियां नोटबंदी के बाद एक लिहाज से कंगाल हो गई, उनके संसाधन, उनके पास जो पैसा था वो सब खत्म हो गया, जिसका परिणाम यह रहा कि 2012 में 224 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ संसाधनों के बूते वह पार्टी 47 सीटों पे आ गई, इसके पीछे यादव परिवार में जो अदावत हुई, मुलायम सिंह यादव अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बीच जो सियासत में अदावत हुई वह भी एक कारण था, तमाम कारण थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, सब कुछ था। लेकिन संसाधनों के जरिए पार्टियां अपनी स्थिति को कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल तो करती हैं, क्योंकि कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को जिताने में झोंक दिया, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तक को झोंक दिया, और कांग्रेस ने पूरी दमखम के साथ चुनाव इस रूप में लड़ा कि उन्हें संसाधनों के लिहाज से चिंतित नहीं होना पड़ा। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या फिर से वही तैयारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, और आज की खबरों को यदि फेस वैल्यू पे ले तो उड़ीसा में भी ये सुबुगाहट है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विधानसभा को समय से पहले भंग करके चुनाव में जा सकते हैं। यानी 6 राज्य, अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ दे तो 7 राज्य, यानी कि फिर से सरकार की क्या यह मंशा है कि विरोधियों के संसाधनों को फिर से खाली कर दिया जाए, क्योंकि सरकार, जाहिर सी बात है कि केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके पास तो संसाधनों की कमी नहीं होनी है, यह बात सही है। उनके पास जिस प्रकार बड़े उद्योगपतियों का, धन्ना सेठों का समर्थन उन्हें प्राप्त है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका कोई मुकाबला आज के दौर में कर्नाटक जीतकर भी कांग्रेस नहीं कर सकती, ये एक फैक्ट है। ऐसे में क्या यह बात कही जा सकती है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि विपक्ष को कंगाल किया जा सके? क्योंकि भारत के संदर्भ में एक बात आप समझ लीजिए कि भारत को ब्लैक मनी
रहित सोसाइटी बनाना आज के दौर में एक असंभव कार्य है, चाहे प्रधानमंत्री कोई बन जाए। 2016 की नोटबंदी के बाद इस बात का ऐलान किया गया था, उल्लेख किया गया था कि नोटबंदी करने से जो बाजार में नोट का चलन है ना सिर्फ वह कम होगा, लोग डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन संसद में एक सांसद के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑन रिकॉर्ड संसद के सामने इस बात को कहा कि नोटबंदी करने के बाद नोटों का चलन और बढ़ गया। यानी निर्णय तो लिया गया था नोटों का चलन घटाने के लिए, परिणाम तो निकला नोटों का चलन बढ़ाने में, यानी नोट और ज्यादा प्रयोग में होने लगे। तो इसे क्या कहा जाए? क्या यह पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, यानी नीतिगत विकलांगता? आप एक नीति बना रहे हैं, आपको उसका सर नहीं पता, पैर नहीं पता, लेकिन बनाने के लिए आपने बना दी और उसके 6 वर्ष बाद ही आप खुद वो निर्णय वापस ले रहे हो। और ध्यान दीजिए, इस बार प्रधानमंत्री इस फैसले का ऐलान करने के लिए सामने नहीं आए, जबकि कोरोना काल में याद करिए जब 5 किलो मुफ्त अनाज की घोषणा की गई थी तो यह निर्णय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के अधीन लिया जाना था, लेकिन इसका ऐलान तब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने ना कर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। 2016 की नोटबंदी का निर्णय की घोषणा वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर ने ना कर प्रधानमंत्री ने करी। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री स्वयं को उस परिस्थिति से दूर करना चाहते थे कि मेरे ऊपर यह आरोप नहीं आना चाहिए कि 2000 का नोट मैंने बंद किया? जी नहीं, शासकीय निर्णय है, यह शासकीय निर्णय है, प्रशासनीय निर्णय है, आरबीआई का निर्णय है। यानी आप इस बात के पीछे की इस मैथमेटिक्स को समझिए, गणित को समझिए कि मीठा मीठा गप गप और जो गलत हो रहा है उसे मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। इस परिस्थिति को बयां करने के बाद 2000 रुपए के नोट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद क्या कहा जाए? आप ये कह रहे हैं कि अब 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक आप बदली कर लीजिए, लेकिन आप यह नहीं बता रहे कि उसके बाद क्या ये नोट चलन में रहेगा। और आप काले धन से मुकाबला कर रहे तो 4 महीने का समय दे रहे हैं कि नोट बदल लीजिए। भाई कमाल की सोच है, इस सोच को नमन करना चाहिए, सही में नमन करना चाहिए। यानी आप अगर इसे हम कानून में क्रिमिनल के लिहाज से देखें तो आप हत्यारे को पहले टाइम दीजिए कि पहले आप 4 महीने सबूत मिटा लीजिए, फिर हम कोर्ट में ट्रायल शुरू करेंगे, सबूत पेश करेंगे। भाई फिर क्या सबूत आप पेश करेंगे? और बैंकों में नोट बदलने के लिए आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। यानी एक व्यक्ति एक दिन में 5 से 6 बैंकों में नोट बदलता घूमता रहे और कोई उससे पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं होगा। यानी काले धन को किस प्रकार वाइट करके बैंकों के जरिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, इसके पीछे का गणित यह है। क्योंकि भारत की सरकार को जो पार्टी चला रही है आज, वह यह बात अच्छी तरह जानती है कि उसके खिलाफ तो कोई जांच एजेंसी सामने नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार ईडी के छापे लगातार भूपेश बघेल के ऊपर मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि ईडी सरकारों को आतंकित करना बंद करे, जांच करे लेकिन आतंकित ना करे। तो भारत की सरकार को चला रही पार्टी को तो पता है हमारे खिलाफ कोई जांच एजेंसी नहीं आएगी, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, जो सरकार से किसी भी रूप में आलोचनात्मक सरकार के प्रति रहते हैं, उन पे जांच एजेंसियों की निगाहें रहेंगी। और उसके बाद फिर वही खेल शुरू होगा, हम तो ईमानदार हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं, हम तो क्लीन हैं, बाकी सब गंदे हैं। और इसको लेकर नैरेटिव बनाया जाएगा। वो अलग बात है कि कर्नाटक में जो खुद को क्लीन बताते थे, कर्नाटक ने उन्हें ही बाहर कर दिया। 40% कमीशन का आरोप जिस बसवराज बोम्मई सरकार पे लगा, जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन गौर कीजिएगा, एक दिन भी बसवराज बोम्मई सरकार के किसी मंत्री के ऊपर ईडी के छापे नहीं पड़े, सीबीआई के छापे नहीं पड़े, इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़े, एनआईए के छापे भी नहीं पड़े।
इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 2000 का नोट लाया गया और अब कहा जा रहा है हमने कब कहा था भ्रष्टाचार से हम 2000 रुपए के नोट के जरिए लड़ेंगे, तो फिर लाए क्यों थे? तो पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पूछेगा कौन? इस देश का मीडिया बातें उस पे आप पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का बखान करने तक आप उस पे हर काम करवा लीजिए, लेकिन मीडिया से आप जनता के सरोकार और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करा के देख लीजिए। इनाम में आपके 2000 के नोट बदलवा दिए जाएंगे, ये ऑफर है, क्योंकि नहीं सर चर्चा कराई जाएगी। इस देश का मीडिया तो पिछले एक हफ्ते से मातम में डूबा ही हुआ है, क्योंकि कर्नाटक उनके प्रिय नेता चुनाव नहीं जीत पाए। उनके साथ तो हमारी सांत्वना रहेगी ही, लेकिन 2000 रुपए के नोट को लेकर यह बात कहनी बहुत जरूरी हो गई। कर्नाटक में चुनाव हारे तो किरण रिजिजू को हटाकर डिस्कोर्स बदलना चाहा। किरण रिजिजू को हटाया तो फिर जो फैसलों को लेकर चर्चा शुरू हुई तो अब 2000 का नोट लिया है। इस बात के बीच में कोई कड़ी इन्हें जोड़ती नहीं है, लेकिन भारत में और अमृत काल में हर चीज टाइमिंग की होती है। हर चीज टाइमिंग की होती है। इस देश की पहलवान बेटियां पिछले 1 महीने से धरना दिए हुए जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार के किसी मंत्री को, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को यह फुर्सत नहीं कि इस देश की बेटियों से 2 मिनट मिल ले। लेकिन 2000 रुपए का नोट बंद करने में सरकार के सभी मंत्री और प्रवक्ता छाती फुलाकर सामने आ रहे हैं। काले धन के खिलाफ जंग का ऐलान हो रहा है और इसी को अमृतकाल कहते हैं, जब परिभाषाएं इस रूप में बदल ली जाती हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बस इतिहास को लिखने वाले अब ये कह रहे हैं कि उस रूप में नहीं दोहरा रहा है, आंशिक दोहरा रहा है। हम ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। समझना इस देश की जनता को है कि ये नोट बदली है या आपके दिमाग को ही बदल दिया गया, कि आप इस प्रकार के जो तर्क दिए जाते हैं उनको मानकर बैठ जाते हैं और ये मान लेते कि जी हाँ 2000 रुपए का नोट लाया गया तो मास्टर स्ट्रोक, अब हटाया गया है तो मास्टर स्ट्रोक, उसे कुछ और उसके साथ किया जाएगा तो मास्टर स्ट्रोक, कल को 500 का नोट भी अगर हटा दिया जाए तो भी कहा जाएगा मास्टर स्ट्रोक। बिहार से बीजेपी के एक सांसद आते सुशील मोदी कह रहे हैं कि अमेरिका में तो $100 का नोट है तो भारत में 2000 रुपए का नोट क्यों होना चाहिए? अरे आपको 6 साल से नहीं पता था ये बात? यानी तर्कों के नाम पर इस देश की जनता को क्या क्या परोसा जाता है, इसकी बानगी सिर्फ हमने सुशील मोदी के जरिए आपको बताई है। और हम सुशील मोदी का ही नाम ले रहे हैं, किसी समाज का नाम उनके साथ नहीं ले रहे, क्योंकि आजकल अमृतकाल में बहुत सावधान रहना पड़ता है। कौन कहां किस रूप में बातों को ट्विस्ट कर दे, तोड़ मरोड़ दे। इसीलिए अब इस देश की जनता को, माफ कीजिए नागरिकों को यह समझना होगा कि क्या 2000 रुपए के नोट को बंद करने या उसको बदलने के पीछे की सोच काले धन से लड़ाई लड़ने की है, या फिर अपनी परिस्थितियां जो कर्नाटक से लेकर किरण रिजिजू को हटाने तक और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां हिचकोले या कंपन महसूस कर रही है, यह उसका नतीजा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर। बीच में कुछ विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपसे संवाद बना रहे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, जिस देश के भीतर मीडिया के जरिए बाबा बागेश्वर के ऊपर इस देश के नागरिकों और जनता के विवेक को सहारा बेसहारा बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर छोड़ दिया जाए, उस देश के भीतर नागरिकों का यह कर्तव्य और ज्यादा हो जाता है कि स्वयं का सरकारीकरण होने से बचते हुए वे जनता के भीतर उस नागरिक बोध को की लौ को, उस मोमबत्ती को, जुगनू को जलाए रखे, जिसका सपना इस देश के स्वतंत्रता सेनानी 15 अगस्त
1947 के समय देखे थे। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।